oscillation. Okay, so if simple pendulum or any oscillator, ये एक oscillator है, ठीक है, it moves from mean position to one side up to maximum displacement. कहाँ जाए बताओ? वन साइड जाए, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट करे, and comes back and moves to other side up to maximum displacement and then again comes back to mean position, then it is called, तब इसे क्या कहेंगे? वन ऑसिलेशन. सही है? तो ये इसकी मीन पोजीशन है. तो सिंपल पेंडुलम को क्या करना पड़ेगा? अपनी मीन पोजीशन से, लिखो इस चीज को, if any oscillator moves from its mean position to one side and comes back या returns back mean position, return back to other side, अब other side move करे and then comes back to mean position, तो उसे क्या कहेंगे? It moves from mean position to one side, returns back and moves to other side and then again comes back to its mean position. तो उसको क्या कहेंगे? एक दोलन कहेंगे. To its mean position, then it is called one oscillation. अब इसको क्या कहा जाएगा? One oscillation. वन ऑसिलेशन का मतलब क्या होता है कि इसका मतलब समझे आप, और मीन पोजीशन का भी मतलब समझे. देखो, अगर अर्थ सन के ओर चारों ओर रिवॉल्व कर रही है, तो आरिश क्या आप मुझे बताएंगे कि अर्थ की मीन पोजीशन कहाँ है? पहली बात ये मुझे बताइए, क्या ये एक ऑसिलेशन है? नहीं, ये एक पीरियोडिक मोशन है. वो किस एक टाइम पीरियड के बाद वहां आती है, लेकिन ये टू एंड फ्रो नहीं है, आगे पीछे नहीं है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड नहीं है. अगर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड होगा तो ही ऑसिलेशन कहा जाएगा. सम पीरियोडिक मोशंस आर ऑसिलेटरी मोशन, हाउएवर अदर पीरियोडिक मोशंस आर सर्कुलर मोशन. पीरियोडिक मोशन कई तरीके के होते हैं. देखो जरा, ये कैसा है? पीरियोडिक मोशन का पहले मतलब समझो. पीरियोडिक मोशन क्या होता है बताइए? इफ एनी ऑब्जेक्ट while moving after a fixed interval of time comes back to same point again and again, तो उस मोशन को क्या कहते हैं बताइए? पीरियोडिक मोशन. तो अर्थ का मोशन कैसा हुआ? पीरियोडिक मोशन. इफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है, आफ्टर ए फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, कम्स बैक, जब आप अपना बर्थडे मनाते हैं तो अर्थ में अर्थ जहां पर जन्म लिए हो वहीं फिर से आ जाते हो, वहीं बर्थडे मनाते हो अपना. समझ में आई बात कि नहीं? सो कम्स बैक टू सेम पोजीशन अगेन एंड अगेन. देन सच मोशन, उसे क्या कहेंगे?
सच मोशन, इस प्रकार की गति को क्या कहेंगे? इट इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। इसका एग्जाम्पल क्या है नवदीप? जैसे कि सर्कुलर मोशन। कैसा मोशन? एग्जाम्पल है, फिर से देखो, अगर सर्कुलर मोशन चल रहा है तो पीरियोडिक मोशन वो बार बार वहीं पे, ये भी एक सर्कुलर की तरह ही है, नियरली सर्कुलर। या किसी पार्क के चारों ओर अगर घूम रहे हो तो बार बार वहीं आ जाओ। अच्छा, एक तुम्हारी बुक में एक किसान है, वो अपने खेत के चारों ओर बार बार ऐसे घूमता है, तो क्या इस मोशन को भी तुम पीरियोडिक बोल दोगे? बोली दो। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति ट्रेंगुलर पार्क में घूम रहा है, टहलता ही जा रहा है, टहलता ही जा रहा है, तो क्या उसका मोशन भी पीरियोडिक होगा? क्योंकि वो एक ही रिदम में बार बार उसी पॉइंट पर पहुंच जाता है, इसलिए उसका मोशन कैसा होगा? पीरियोडिक होगा। एक ही पाथ पर चलता रहे तो कैसा मोशन हो जाएगा? और वो क्लोज्ड लूप होना चाहिए, चाहे जैसा। सही है, पीरियोडिक मोशन। अब फर्दर कैसा हो बताइए? इफ पीरियोडिक मोशन इज टू एंड फ्रो टाइप, देन इट इज फर्दर टर्म्ड एज ऑसिलेटरी मोशन। कैसा हो बताइए? आगे पीछे। सही है। सो ऑसिलेटरी मोशन इज ए वन टाइप ऑफ पीरियोडिक मोशन। आगे लिखो, इफ पीरियोडिक मोशन इज टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो का क्या मतलब है? बैक एंड फोर्थ। बैक एंड फोर्थ का क्या मतलब है? कि फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। बोलो, बात समझ में आ गई? आगे पीछे। देन इट इज कॉल्ड, तब साची तुम इसे क्या कहोगी? बोलो, ऑसिलेटरी मोशन। इसीलिए नवदीप ने ये कहा कि सर, पीरियोडिक मोशन में मीन पोजीशन होती ही नहीं है। बताओ, अगर इस अर्थ को कहीं रुकना हो तो कहाँ रुक जाएगी? यहाँ भी रुक सकती है, यहाँ भी रुक सकती है, यहाँ भी रुक सकती है, यहाँ भी रुक सकती है। सही है। लेकिन अगर ऑसिलेटरी मोशन सर्टेनली कंटेन्स मीन पोजीशन। मीन पोजीशन क्या होती है? द पोजीशन विद मिनिमम एनर्जी एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी, जहां उसकी कैसी न्यूनतम ऊर्जा हो और सबसे अधिक स्थिरता हो, उस प्रकार की अवस्था को मध्यमान अवस्था। What does it mean by mean position? If any oscillatory object is disturbed, ठीक है, डिस्टर्ब कर दिया, then after back and forth motion it comes back to a rest position। लेकिन वो रेस्ट पोजीशन कौन सी होगी? अब आप देख लीजिए, यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी हायर है, इतनी ज्यादा mgh है, लेकिन यहाँ पे कुछ है इसके पास एनर्जी। तो मीन पोजीशन इज ए पोजीशन ऑफ मिनिमम एनर्जी एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी। इस चीज को लिखो। चलो, मीन पोजीशन लिखो। What is mean position? If oscillatory object is, क्या होगा? Displaced from its rest position, तो क्या होगा? धीरे धीरे बताओ। ऑसिलेटिव रेस्ट कर दिया, देन आफ्टर सम टाइम्स इट्स लूजेस इट्स एनर्जी, दैट इज एटीन्यूएशन ऑफ एनर्जी। उसमें धीरे धीरे ऊर्जा का क्षय होता जाएगा, एटीन्यूएशन ऑफ एनर्जी, एंड अल्टीमेटली इवेंचुअली कम्स बैक टू अ रेस्ट पोजीशन व्हिच इज ऑफ मिनिमम एनर्जी एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी। देन इट इवेंचुअली, ठीक है, इसको फिर से मिटा के लिखो, ये सारा हटाओ, इफ भी हटाओ। ऑसिलेटरी ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग ऑसिलेशन या आफ्टर ऑसिलेशन क्या करता है बताइए? ड्यूरिंग ऑसिलेशन ग्रेजुअली लूजेस एनर्जी। वो क्या करेगा बताइए?
क्या धीरे धीरे अपनी एनर्जी खो देगा? सो ग्रेजुअली लूजेस एनर्जी, और फिर क्या करेगा? एंड कम्स बैक टू रेस्ट, दैट पोजीशन ऑफ रेस्ट, जो उसकी रेस्ट की पोजीशन है, इज हैविंग मिनिमम एनर्जी, उसके पास मिनिमम एनर्जी होगी उस पोजीशन के पास, और क्या होगा? मैक्सिमम स्टेबिलिटी। इट इज कॉल्ड मीन पोजीशन। मान लीजिए अगर आप एक रस्सी को यहां से पहले ऊपर ले गए, फिर नीचे ले गए और फिर यहां ले आए। ये एक रस्सी थी जो मैंने और मोहजीत ने पकड़ रखी थी, और मैं ऊपर ले गया, ऊपर नीचे और फिर बीच। इससे क्या बनेगा? एक वेव बन गई, बन जाएगी नहीं बन जाएगी? और इससे एक रिपल कैसा बनेगा? मैंने ऐसे किया, देखो, ऊपर नीचे फिर बीच, तो इससे क्या बन जाएगा बताओ? और ऐसे में अगर सक्सेसिव करता जाऊं तो क्या बन जाएगा? वेव फॉर्म। ये क्या बन गया? जितना ऊपर था ऊपर गया, तो जितना सही है। कहने का मतलब है कि व्हाट डज, ये एक वेव फॉर्म हमने बना दिया, इसमें हमने सक्सेसिव कई बार ऐसे ऐसे किया होगा। तो वन ऑसिलेशन क्रिएट्स वन वेव। वन ऑसिलेशन क्या करता है? क्रिएट्स वन वेव और वन डिस्टरबेंस इन मीडियम। एक बार अगर ऑसिलेशन होगा तो उससे बताओ इस नेचर में या इस मीडियम में कितने डिस्टरबेंस क्रिएट होंगे? ठीक। वन ऑसिलेशन से क्या होगा? क्रिएट्स वन डिस्टरबेंस और वन वेव। वन वेव कहां से कहां तक? ये यहां से चली और ये बताओ यहां चली और फिर बीच में आ गई। देख लो बीच में आई है लास्ट, सही है कि नहीं? तो एक वेव कितनी हुई? ये वन वेव। भाई अगर रस्सी को मैंने ऊपर किया, नीचे किया, फिर ऐसे किया, या स्लिंकी को कर लो, अगर इधर 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 कर लो, एक वेव बन जाएगी, लास्ट तक चली जाएगी। स्लिंकी में तो सबसे आसान है, इधर 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 कर लो, सही। तो उस चीज को क्या कहेंगे बताइए? दैट इट इज कॉल्ड वन ऑसिलेशन। लेट अस सी दिस। ये कैसे होता होगा? मान लीजिए मैं एक, ये मेरे पास सॉलिड बॉब है या मेटेलिक बॉल, इसकी स्ट्रिंग कैसी होनी चाहिए बताओ? इनएक्सटेंसिबल। कहीं रबर बैंड ना बांध देना। इसे कैसा होना चाहिए? अभी भी ये ठीक नहीं है, बढ़ती घटती है। इसे कैसा होना चाहिए? इनएक्सटेंसिबल। और ये बंधी किससे होनी चाहिए? रिजिड सपोर्ट। यदि ऐसा होगा तो इसे सिंपल पेंडुलम या सरल लोलक कहेंगे, सही। अच्छा अब बताओ वन ऑसिलेशन क्या है? इसको यहां ले जाओ, यहां गया, ठीक है, यहां से ले जा रहा हूं, तो यहां जाना और फिर उधर जाना और फिर यहीं आ जाना, इसको कहेंगे वन ऑसिलेशन। यानी अब बताओ, देखो मैं यहां ले गया, किधर गया था बताओ? यहां से, अब बताओ साची, किधर? इधर जा रहा था, तो यहां गया, फिर यहां गया, बीच में आ गया। अब बताओ क्या वो फिर से इधर जाने के लिए तैयार है? तो जब कोई चीज ऐसी जगह पहुंच जाए कि फिर से वैसा ही चलने के लिए तैयार हो, जैसे लेफ्ट राइट, लेफ्ट फिर आने वाला हो गया वन। समझ आई बात कि नहीं? तुम कहीं से भी वन ऑसिलेशन करा सकते हो। मैं इसकी दूसरी डेफिनेशन बताऊं। अब जरा देखो जी, यहां से चलवा दो, अब बताओ किधर जाएगा ये? क्या इधर आएगा? और जब ऐसी जगह आ जाए कि फिर वैसे ही जाने के लिए तैयार, तो वन वेव बोल देना। जरा देखना, अब यहीं आ गया, अब ये फिर वही जाने के लिए तैयार है, तो वन वेव क्या हुई? इफ, ठीक है, ऑसिलेटरी पार्टिकल्स
moves from maximum displacement to one side to maximum displacement to other side and comes back to maximum displacement to same side. तो वो वन वे हो गया. देखो क्रस्ट से चले ट्रफ में चला जाए और फिर क्रस्ट में आ जाए तो वन वे हो गया. बोलो बात समझ में आ गई? तो इस चीज को क्या कहेंगे? दिस इज कॉल्ड वन वेव. फिर से देखो, मैं वन वेव इसे ऐसे बोल रहा हूं, यहां से चला, इसका जो फेज है, क्या इस जगह पे आने के बाद फिर से इसका वैसा ही फेज है? देख लो, तो ये वन वेव हो गया. लेकिन अविश इसको ऐसे नहीं कहते हैं. अविश कहते हैं सर क्रस्ट से क्रस्ट तक ले जा. क्रस्ट से चले, ये क्रस्ट है, क्या है बोलो? अब क्रस्ट से ये इधर जा रहा है, अब बोले अगले क्रस्ट तक, द सक्सेसिव क्रस्ट, उससे फिर से वही जा रहा है. देखो वही फेज हो गया कि नहीं? तो क्या यहां से यहां तक जो इसकी लेंथ है वही ये है? तुम इधर आधा शिफ्ट किए और उधर भी आधा ही तो शिफ्ट कर दिए. खेल पूरा तुमने थोड़ा खिसका दिया. तो ये भी वेव है और ये भी वेव है. और बताओ इसकी लेंथ को स्वास्थ्य का क्या कहते हैं? करेक्ट, वेवलेंथ बोल दिया. बोला द लेंथ ऑफ वन वेव. बहुत बड़ी बात बोली इन्होंने. द लेंथ ऑफ वन वेव, इट इज कॉल्ड वेवलेंथ एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्बडा. तो बात सही है. तो सबसे पहले तुमने क्या कहा? इतनी बात समझ आ गई? फिर से समझो. हाँ, लो अच्छा, दैट इज अवधि का अलग नजरिया है. दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ट्रफ्स. जबकि ये क्या कह रहे हैं? द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट. अच्छा, अनुष्का कुछ और ही कह रही है. That is the distance between any two consecutive points which are in same phase. वो कह रहे हैं कि यहां से यहां तक भी सर अगर आप लोगे तो वो भी वन वेव. बहुत बड़ी बात है. Distance between any consecutive points, ठीक है, in a waveform which are in same phase, जो सेम एंगल पर हो, तो उसको भी वेव कहेंगे. अब हम वेव की 3-4 डेफिनेशन लिखे. देखो अभी अनवी ने अगली बात भी बोल दी. ये थोड़ा आगे ही बताती हैं. इनके सब पहले पढ़ा जाता है, महंगे स्कूल में पढ़ रही है. चलो आगे की बात करें. नाउ वन वेव क्या होता है? चलिए, वन वेव आपने समझ लिया, वन ऑसिलेशन कर लिया. वन वेव क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट. ये दोनों क्या है? व्हाट इज क्रेस्ट? दैट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन पॉजिटिव साइड इज कॉल्ड क्रेस्ट. इतना जानते हो? और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन टू नेगेटिव साइड को क्या कहो? ट्रफ. इतना तो जानते हो ना? चलो मैं दिखा देता हूँ, फिर आपको मालूम तो होगा, आप होशियार हो. दैट इज क्रेस्ट क्या होता है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन टू अपर साइड. अगर हो तो अपर साइड और नहीं तो पॉजिटिव साइड. इज कॉल्ड क्रेस्ट. एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट, उसे क्या कहोगे? ठीक है, तो उन्होंने भी वेवलेंथ बोला, आपने भी, दोनों एक ही चीज बोल रहे हैं. That is the distance between two successive crests. उसे क्या कह दोगे? That is called one wave भी बोल सकते हो. And its length is called wavelength. सही है? It is called wavelength. हमें वेव से ज्यादा मतलब नहीं है. हमारी बुक का जो ये टर्मिनोलॉजी यही है. सही.
and distance between two successive crest. देख लो, ये मान लो जैसे लाउड स्पीकर है, अभी इसी से कुछ आवाज आ रही है, तो इसका मेम्ब्रेन धीरे धीरे वाइब्रेट कर रहा है। कंसेक्यूटिव नहीं लिखा है, एक ही मतलब है, ये एक ही चीज है। सक्सेसिव भी वही होता है, कंसेक्यूटिव भी, ठीक है। कंसेक्यूटिव और नेट में देख लेना, एक ही बात हो। अब बताओ, बुक में क्या लिखा है? कंसेक्यूटिव लिखा है क्या? कंसेक्यूटिव लिखा है। ये बताओ यहाँ पे देखो, अब तुम्हें अभी कुछ याद आया? What is wavelength? यहाँ पे बताइए। The distance between, yes, यहाँ से यहाँ तक two consecutive compression को भी क्या कहोगे? That is equals to lambda. Wavelength को किससे रिप्रेजेंट करते हो? लैम्बडा, या फिर r से r तक ले लो, ये r है, रेयर फ्रैक्शन तो भी लैम्बडा है, ठीक है। लेंथ है तो मीटर में मेजर की जाएगी, और इसे पढ़ा कैसा जाएगा? लैम्बडा, सही है। ये ग्रीक लेटर है, अल्फा बीटा गामा एप्सिलॉन लैम्बडा, ये सब ग्रीक लोग याद कर, यूनानी लोग। नाउ डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट और टू कंसेक्यूटिव, बोलो, टू कंसेक्यूटिव, अगर ट्रफ से ट्रफ के बीच का लोगे तो भी क्या कहलाएगा? इट इज कॉल्ड वेवलेंथ, ठीक है। एक वेव की लेंथ को, लेंथ ऑफ वन वेव इज कॉल्ड वेवलेंथ एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा। कुछ ना समझ में आया तो यही लिख दो, आधा नंबर तब भी मिल जाएगा। लेंथ ऑफ वन वेव इज कॉल्ड वेवलेंथ। फिर आगे लिखना चाहो और स्पष्ट करने के लिए, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट, टू कंसेक्यूटिव ट्रफ और टू कंसेक्यूटिव पार्टिकल्स हैविंग सेम फेज, जैसा कि अनुष्का बोलती है, टू कंसेक्यूटिव पार्टिकल्स हैविंग सेम फेज, जिनका एक ही एंगल हो, तो उसे क्या कहेंगे? is called one wave and its length is called wavelength, its unit is meter. चलो, is called, इसे क्या कहा जाएगा? wavelength. It is represented by, ये किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा? लैम्बडा, एंड इट्स यूनिट इज, इसकी यूनिट क्या होगी? सही है। ये सभी लैम्बडा है, देख लो प्रियांशु, ये भी लैम्बडा है, यहां से यहां तक लो वेवलेंथ, ये भी लैम्बडा है, यहां से यहां तक लो वो भी लैम्बडा, ये भी लैम्बडा, सब लैम्बडा है। जहां से चलो बस उसी पॉइंट से उसी पॉइंट तक पहुंच जाओ, सही है। अब जरा देखो, नाउ जिज्ञासा, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, ये वन ऑसिलेशन हो गया, ठीक है। इतना तो तुमको पता चल गया कि वन ऑसिलेशन क्रिएट्स वन डिस्टरबेंस और वन वेव फॉर्म इन मीडियम। एक ऑसिलेशन का ही कराओगे तो उससे क्या होगा? एक डिस्टरबेंस पैदा होगा, दो कराओगे तो दो हो जाएंगे, उतने रिपल्स पैदा होते हैं, ये सही है। लिखो इस चीज को, वन ऑसिलेशन क्रिएट्स वन डिस्टरबेंस, या फिर ये क्या कह सकते हो?
वन वेव इन मीडियम। हम लोग साउंड की बात कर रहे हैं इसलिए नॉन मीडियम की ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं। अभी अगला चैप्टर जब लाइट का होगा तो लाइट की कर लेंगे, नॉन मीडियम की करेंगे। अभी तो साउंड पे चल रहा है ना। चलो वन डिस्टर्बेंस करते हैं, ओके, वन वेव। और लेंथ ऑफ वन वेव क्या कहलाएगा? इज कॉल्ड वेवलेंथ। सही है। वेवलेंथ डिफाइन करो अविश, इससे करो उससे नहीं करना। वेवलेंथ बताओ। एक ही चीज बोलो, कंसेक्यूटिव बोलना तो कंसेक्यूटिव क्रस्ट और कंसेक्यूटिव ट्रफ इज कॉल्ड। अच्छा नाउ ये मुझे बताओ कि टाइम पीरियड मोहजीत किसे कहते हैं? टाइम पीरियड बताओ। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। एक ऑसिलेशन को पूरा करने में, एक ऑसिलेशन कैसे पूरा होगा बताओ? जहां से चले वहीं आ जाए। जैसे यहां से चला, देखो हो गया बस, इसे वन ऑसिलेशन कह देना, क्योंकि अब फिर से वहीं जाएगा। तो जहां जैसे चल रहा वैसे फिर चलने लग जाए तो वन ऑसिलेशन हो गया। और इसमें लगे समय को क्या कहेंगे? टाइम पीरियड या दोलन काल। वो एक दोलन हो गया और इसमें लगे हुए समय को क्या कहेंगे? टाइम पीरियड। देखो इस चीज को, नवदीप रिपीट करो, बोलो। सही है। टाइम टेकन to complete one oscillation is called, इसे क्या कहेंगे? टाइम पीरियड। और इसे रिप्रेजेंट किससे करते हैं? कैपिटल टी, और इट्स यूनिट इज, इसकी यूनिट क्या होगी? सेकेंड, क्योंकि टाइम पीरियड है। अब जरा देखो, अगर मान लो नवदीप, मैं ये भी थोड़ा ही है, 10 सेंटीमीटर है, मैं इसे 1 मीटर लंबा ले लेता, आधा मीटर हो गया, तो कितना टाइम लेता है यहां से जाने में और फिर वापस आने में? 1 मीटर होता। मेरा कहने, ये भी सिंपल पेंडुलम है, और अगर सिंपल पेंडुलम तो ये भी है, और क्या ये फुल 1 मीटर है क्या? ये कितना है? अगर मैं इसे यहां से छोड़ूं और इससे कहूं जहां से चले वहीं आओ, तो इसका टाइम पीरियड 2 सेकंड है। कितना है बताओ? 2 सेकंड। ठीक है, दैट इज सिंपल पेंडुलम और यूनिफॉर्म रॉड ऑफ 1 मीटर लेंथ हैज टाइम पीरियड ऑफ 2 सेकंड। बोलो, बात समझ में आ गई कि नहीं? चलो इस चीज को लिखें। यानी अगर कोई एक रॉड चले या सिंपल पेंडुलम चले, कहां से चले? यहां से चलाओ इसको, तो ये ऐसे जाएगा और फिर क्या करेगा? फिर यहां से लौट भी तो आएगा, ऐसे आएगा कि नहीं? ये 1 ऑसिलेशन होगा, सही है। और अगर ये 1 मीटर लेंथ है, सो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑफ यूनिट लेंथ इज बहुत है। हाँ बोलो, अब वो हम आगे देख लेंगे, लेकिन मैं इसकी बता रहा हूं, जानकारी के लिए बता रहा हूं कि अगर आपसे कोई पूछे, ये जैसे एक MCQ में आता है, इसलिए बता रहा हूं, और कोई मतलब नहीं। कि अगर कोई पूछे 1 मीटर का है तो कितना टाइम पीरियड है, तो तुमको पता होना चाहिए। अच्छा, जितना डिस्प्लेस करो। मेरा कहने का मतलब है इसमें ये एम्पलीट्यूड नहीं लिया जाता, इसमें एंगुलर एम्पलीट्यूड लिया जाता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर एम्पलीट्यूड। भाई अब यहाँ कोई सीधी रेखा तो बन नहीं सकती है, तो कर्व बनेगा ना, सही है। तो क्या लिखे बताइए?
इट इज, इतनी बात तुमको समझ में आ गई? तो जानकारी के लिए और एमसीक्यू के लिए बता रहा हूं, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑफ यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ का क्या मतलब होता है? 1 मीटर इज 2 सेकंड। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। अच्छा, मुझे ये बात बताओ कि अगर मेरे पास एक स्केल है, सही है, ये देखो, ये स्केल है और यहां पे मैंने रख दिया और इसको ऐसे कर दिया, इसने 1 सेकंड में 10 ऑसिलेशन कर दिए। कितने ऑसिलेशन कर दिए? मान लीजिए आपकी 10 कर दी। ब्लेड ही ले लो घर में, कितना फास्ट करती है, ऑसिलेशन करेगी कि नहीं करेगी? तो अब बताओ, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकंड, उसको सोनाक्षी क्या कहोगी? 1 सेकंड में जितने ऑसिलेशंस होते हैं, बताओ। यस, 1 सेकंड में। कई तो ऐसे होते हैं कि 1-1 सेकंड में जानते हो कितना कर जाते हैं? जैसे लाइट है, जो लाइट आ रही है, इतने ऑसिलेशन करती पर सेकंड। जरा इसका कमाल देखो। तो ये इसकी क्या हो गई? ये इसमें जीरो देखो कितने हैं। ये जो लाइट हमारे पास आती है ना सन से, तो वहां चार्ज पार्टिकल कितनी बार ऑसिलेट करता होगा 1 सेकंड में? और वहीं पर बहुत तेज एनर्जी वाला हो, गामा आ जाए आपके पास, तब तो मरण है। दैट इज, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 34 ऑसिलेशन पर सेकंड। और बोलो सिंपल पेंडुलम की कितनी फ्रीक्वेंसी होगी? आप बताओ रोहित। सिंपल पेंडुलम 1 मीटर का होगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी बताओ। बहुत अच्छा बताया, आप भी बताओ। 1/2 बता दिया तो इन्होंने, हाफ ऑसिलेशन पर सेकंड। भाई कोई चीज 2 सेकंड में 1 ऑसिलेशन करती है, तो 1 सेकंड में कितना कर पाएगी? हाफ ही तो कर पाएगी, क्या पूरा कर ले जाएगी? बताओ, इतनी चीज बता, कोई दिमाग थोड़े ना लगाना था। सही है। तो व्हाट डज इट मीन बाय, तुमको टाइम पीरियड पता चल गया। अब समझो फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? दैट इज, अगर आपके पास ट्यूनिंग फॉर्क है, अब मुझे बताओ कि ये ट्यूनिंग फॉर्क, ये वाला जो मैंने आप लोगों को सुनाया था, ये 500 हर्ट्ज का है, इसमें लिखा है, मतलब 480 हर्ट्ज। कितना लिखा है? 480 हर्ट्ज। इसका क्या मतलब हुआ? 500 हर्ट्ज। इसका मतलब 1 सेकंड में कितनी बार ऑसिलेट करता हूं? 480 हर्ट्ज। नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड इज कॉल्ड, उसे क्या कहेंगे? दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को किससे डिनोट करेंगे? इट इज डिनोटेड बाय न्यू। किससे डिनोट करेंगे? एंड इट्स यूनिट इज ऑसिलेशन पर सेकेंड और हर्ट्ज और HZ। इसकी यूनिट क्या हो गई? हेनरिक हर्ट्ज ने ये चीज बताई। तो मुझे फ्रीक्वेंसी का फार्मूला बताइए। इट इज नंबर ऑफ ऑसिलेशंस अपॉन टाइम टेकन। जरा फिर से समझो, फ्रीक्वेंसी को किससे डिनोट करेंगे? नंबर ऑफ ऑसिलेशंस अपॉन टाइम टेकन। न्यू इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ऑसिलेशंस को n भी कहते हैं और टाइम टेकन को t कहते हैं। अच्छा, ये मुझे बताओ तृप्ति, अगर कोई ऑसिलेटर 500 ऑसिलेशन करता है 10 सेकंड में, तो क्या आप मुझे उसकी फ्रीक्वेंसी बताएंगे?
चेक करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, इफ एन ऑसिलेटर, ठीक है, इफ एन ऑसिलेटर completes 500 oscillation, हम मौजूद अगर वो 20 सेकंड में कर लेता है, या 10 सेकंड ही रखिए, 10 सेकंड में वो इतने ऑसिलेशन कर लेता, तो क्या आप मुझे उसकी फ्रीक्वेंसी बताएंगे? बताइए। 50। देन फाइंड इट्स, दो चीज तुमको बतानी है, फ्रीक्वेंसी भी बतानी है, तब तक हम भी कैलकुलेट कर रही हैं टाइम पीरियड। सही है, पहले फ्रीक्वेंसी निकालें। 1 सेकंड में वो जितनी बार ऑसिलेट कर ले उसको क्या कहेंगे? उसकी फ्रीक्वेंसी। एक सेकंड में जितना कर पाए कर ले तो उसको क्या कहेंगे? चलो अब जरा देखो, फ्रीक्वेंसी का फार्मूला आप देखिए। लो, इन्होंने टाइम पीरियड भी निकाले, तो ये तुरंत निकाल देती है, तो तब तक जिज्ञासा को भी निकालने दो। फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस अपॉन टाइम टेकन, इसको लिखो 500 ऑसिलेशन और 10 सेकेंड, तो 50 आ गया। 50 ऑसिलेशन पर सेकेंड या 50 हर्ट्ज या 50 Hz, सही है। अब जरा देखो सेकंड पार्ट अनवी ने कैसे किया होगा। 500 ऑसिलेशन कितने समय में करता है बोलो? इज कंप्लीटेड इन, बताइए। अच्छा, इस बात को अनवी भली भांति जानती है कि एक ऑसिलेशन में लगे समय को टाइम पीरियड कहते हैं। इन्होंने तुरंत 500 से डिवाइड किया, टाइम पीरियड निकाल दिया। ये इन्होंने मिनटों में कर लिया। बोलो बात सही है। 500 ऑसिलेशन 10 सेकंड में, और तुमको मालूम है एक ऑसिलेशन में लगे समय को क्या कहते हैं? दोलन काल, टाइम पीरियड। क्या कहते हैं? एक ऑसिलेशन में जो समय लगे, जैसे मीटर रॉड है उसका टाइम पीरियड कितना है? 2 सेकंड है। एक ऑसिलेशन में जो भी समय लगेगा उसी को उसका टाइम पीरियड कहेंगे। अगर इसने 1 सेकंड में, इस स्केल ने 10 ऑसिलेशन किए, तो 1 सेकंड में 10, तो क्या आप मुझे इसका टाइम पीरियड बताएंगे? बताओ, बोलो। क्या मतलब? इन्होंने कहा एक ऑसिलेशन 10 सेकंड में किए तो 100 सेकंड में किए। अपना अपना क्राइटेरिया है। उमेश आप बताओ, 1 सेकंड में 10 बार ऑसिलेट कर लेती है, टाइम पीरियड बताइए इसका। हाँ बोलो। 1 सेकंड मैंने रखा नहीं था कि 10 बार इसने घर्र कर दिया, तो एक ऑसिलेशन का सिर्फ टाइम बताओ तुम। आप बताओ। 0.1, क्योंकि 0.1 जोड़ते चले जाओ 10 बार 1 हो जाएगा। हमको तो एक ऑसिलेशन का चाहिए, सही कि नहीं? तो अब इस चीज को हमने ने कैसे किया होगा? 500 ऑसिलेशन 10 सेकंड में और 1 ऑसिलेशन कितने में? इज कंप्लीटेड इन 10 सेकंड बाई 500 ऑसिलेशन। सही है। तो ये चीज फ्रीक्वेंसी थी, और ये का ठीक फ्रीक्वेंसी का उल्टा नहीं है। देखो जरा, वो 500/10 थी, और ये कितना है? 10/500। इतनी बात तुमको तृप्ति समझ में आ गई ना? तो बताओ, एक 0 से 0 काटा, अब 50 से 1 काटो, कितना आएगा? एक पहले डेसिमल लगाओ तो 1 0, फिर 0 लगाओ तो 1 0,
तो कितना आ गया 0.02 सेकेंड इस टाइम पीरियड। इसका कितना टाइम पीरियड हो गया इस टाइम पीरियड। कहने का मतलब है, फिर से देखो तो इससे क्या पता चलता है, टाइम पीरियड जब तुम निकालती हो साची तो टाइम पीरियड क्या है, इट इज 1/फ्रीक्वेंसी, यानी टी की वैल्यू क्या होती है 1/μ। ठीक है, टाइम पीरियड का यदि दूसरा फार्मूला बताओ, यहां से देख के बताओ। टाइम टेकन फॉर बहुत अच्छा, इन्होंने तुरंत बता दिया। टोटल टाइम टेकन और अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेशन। तो अगर नंबर ऑफ ऑसिलेशन से तुमने डिवाइड कर दिया, जिससे डिवाइड करोगे उस वो फिर 1 आ जाता है। तुम सारे ऑसिलेशन से डिवाइड कर दो 1 का आ जाएगा, और सारे टाइम से डिवाइड कर दो तो 1 सेकंड का आ जाता है। सही है। अच्छा ये बताओ t इज 1/μ, तो बोलो t न्यू मिल के क्या हुआ, क्या 1 हो गया। इसको न्यू को इधर ले आओ, टाइम पीरियड इनटू फ्रीक्वेंसी 1 है। तो अभी मुझे फ्रीक्वेंसी के जरा 2 फार्मूले बताइए यही से, तो फिर फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, क्योंकि टी उधर चला जाएगा। और एक और बता दो, हाँ दिग्विजय, आप बोलो ना दीप, बताइए। भाई टोटल टाइम टेकन यहीं से, कोई दिमाग नहीं लगाना, ये यहाँ से बोल दो या इसका उल्टा करके बोल दो, तुम दिमाग लगाने लगते। दैट इज नंबर ऑफ ऑसिलेशंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तुमसे 3 चीज पूछी जा रही है, एक वेवलेंथ की यूनिट बताओ, एक टाइम पीरियड की यूनिट बताओ, एक फ्रीक्वेंसी की यूनिट बताओ। टाइम पीरियड की यूनिट होती है सेकंड, और उसकी तो हर्ट्ज, वेवलेंथ की तुम तो स्पीड बताने लग गए, वेवलेंथ पूछी, लेंथ पूछी तो लेंथ बताते। तुम लेंथ में टेक्निकल बन जाते हो क्या, इंजीनियर बनना है तुमको आगे चल, इंजीनियर मत बनो। क्वेश्चन देखो, ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन देखो कि राइट यूनिट ऑफ wavelength, time period and frequency. Also write their symbols. तो वेवलेंथ, इसका सिंबल क्या होगा और इसकी यूनिट क्या होगी। इसी तरीके से फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड, ठीक है, ओके। तो यहां क्या लिख दें न्यू, और यहां क्या लिख दें, इसको फुल कराओ जरा रोहित, मीटर हर्ट्ज या ऑसिलेशन पर सेकंड। ये इतनी बात समझ आ गई। अगर आपसे कहा जाए कि भाई इसके फॉर्मूले भी लिखो, तो इसके लिए वेवलेंथ का तो कुछ भी नहीं है, लेकिन इसका जरूर बन सकता है।
1/t और क्या हो सकता है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन या n कहते हैं इसको, और अपॉन टाइम टेकन। वो स्मॉल टी कोई टाइम पीरियड थोड़ी है, 10 सेकंड 20 सेकंड, वहां कैपिटल टी ना लिख देना, सही है। n/t उसे क्या कहते हैं, n/, सही। यहां देखो, इसको क्या लिखोगे, टाइम पीरियड का फार्मूला बताओ। ये तो तुमने फ्रीक्वेंसी का बता दिया, लेकिन टाइम पीरियड का भी तो कुछ होता होगा। 1/μ लिखोगे या फिर t/, सही है। और ये मुझे बताओ, नंबर ऑफ ऑसिलेशन का क्या फार्मूला है, total time taken by total number. हाँ बोलो। Total. करेक्ट, इन्होंने बोल दिया, इसका इसे मल्टीप्लाई, न्यू स्मॉल टी, n इज इक्वल टू न्यू। मेरा कहने का मतलब है मोजीद, इफ इन 1 मीटर लेंथ देयर इज 10 waves, then find the wavelength of one wave। क्वेश्चन क्या पूछा गया, if in 1 मीटर, मान लो 1 मीटर की लेंथ एक स्लिंग की किया, मैं वेव बनाते चला जा रहा हूं, उसमें 10 वेव हैं, तो क्या आप मुझे मोजीद इन 1 मीटर लेंथ कितनी वेव हैं, 10 waves, then find wavelength, wavelength पता करना, बताइए। हाँ बोलो जी किशन। 0.1 मीटर या 10 सेंटीमीटर, सही बता दें। जरा देखो इन्होंने कैसे बताया, ये 1 वेव, 2 वेव, 3 वेव, 1 वेव हो गई यहाँ से यहाँ तक, फिर इससे यहाँ से यहाँ तक कितनी हो गई, ये 1 वेव, और यहाँ से यहाँ तक कितनी हुई बोलो, 2, फिर कितनी हुई, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ये लास्ट वाली कितनी हो गई, तो टोटल कितनी हो गई, और ये टोटल लेंथ कितनी है ये भी तो बताइए, सही है। 1 मीटर, बताओ लेंथ ऑफ 10 वेव इज 1 मीटर, सो लेंथ ऑफ 1 वेव, तुम्हारी मर्जी, तुम्हें अगर 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर लिखना तो भी लिख सकते हो। 100 सेंटीमीटर में 10 वेव हैं, तो एक वेव की एक्सिस कितनी लेंथ होगी, बोलो 0.1 मीटर लिखो, लेंथ ऑफ 10 वेव, इट इज इक्वल टू 1 मीटर, तो लेंथ ऑफ 1 वेव कितनी हुई, इट इज 1/10 मीटर, तो कितनी हो जाएगी 0.1। बोलो बात समझ आ गई। और इसी चीज को क्या कहेंगे, वेव लेंथ, एक वेव की लेंथ को क्या कहते हैं, वेव लेंथ इज 0.1 मीटर। अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो सेंटीमीटर में बदल जाएगा, 10 सेंटीमीटर। चलिए आगे अब देखो, अगर लॉन्जिट्यूडनल है तो उसमें कैसे कैसे हो रहा है, ऐसे ऐसे होके, स्लिंकिंग में मैंने दोनों दिखाए थे, तो उसमें कंप्रेशन और रेयरफेक्शन, इतना समझ में आ गया। अब हम एक चार्ट बनाएंगे 4 चीजों का, उसमें तुम्हें वेव फीड करना है कौन कौन सा किसका। चलो देखिए, क्योंकि पिछले टेस्ट में गड़बड़ी की है कई बच्चों ने। ये बताओ कि
और ट्रांसवर्सल वेव। ठीक है, इसमें पार्टिकल कैसे करते हैं, दैट इज दे ऑसिलेट इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। ये बात समझ आई? ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर, जैसे स्लिंकी कर रही थी। और इसमें कैसे करेंगे बोलो? इसमें ये ऐसी वेव बनेगी, वास्तव में चलती भी ऐसे, और हर पार्टिकल कैसे ऑसिलेट करता है, और ये क्या है, प्रोपगेशन ऑफ वेव। सही है। अब आरिश जितनी भी लॉन्जिट्यूडनल वेव आप जानते हो सारी की लिस्टिंग करो, और जितने ट्रांसवर्सल उसकी लिस्टिंग करो। स्लिंकी वेव और बोलो, बताइए। रोप वेव तुमको जब आई थी मौजी थी बात, तो कैसे ऐसे आ रही थी, सिकुड़ सिकुड़ करके दिखवा रहे थे। हाँ बोलो। साउंड वेव और कोई बताना चाहते हो? उमेश बताओ सारे ट्रांसवर्सल जिसमें पार्टिकल ऐसे ऐसे आते हो। ठीक है, रोप वेव जो ऐसे चलती हो। और बोलो, स्लिंकी में होता है। और बोलो, वाटर में भी थर्माकोल कहीं छोड़ दो तो ऊपर ही नीचे करेगा, वो किनारे नहीं पहुंचेगा। और बोलो, लाइट वेव। दिग्विजय तुमको दो चीज बतानी है, एक तो मैकेनिकल वेव और दूसरी कौन सी बतानी है, नॉन मैकेनिकल, जिसको चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। और एक ऐसी बताइए, मैकेनिकल वेव मीडियम चाहिए और जिसमें मीडियम नहीं चाहिए, बोलो। साउंड वेव। और बोलो, नीड्स मीडियम टू ट्रेवल, ये तो सबको पता है, नीड्स मीडियम टू ट्रेवल। इसमें सारे ऑसिलेशन आएंगे, लेकिन इसमें सिर्फ चार्ज पार्टिकल का ऑसिलेशन आएगा, और इट डज नॉट नीड मीडियम टू ट्रेवल। सही है, चलो बताओ। साउंड वेव। और बोलो, और सभी को चाहिए। रोप तो रोप पे ही चलेगी, बिना उसके चल जाएगी क्या? है एनर्जी किस पे चल रही है? रोप पे। वाटर भी वाटर पे ही चल रहा है। और स्लिंकी वेव, और इसमें कौन सी है? लाइट वेव। और आगे बढ़ो, चलो। नाउ पेज नंबर 129 के इंटेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ओके, सो पहला क्वेश्चन क्या है? हाउ डज द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ए वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट ठीक है, सो कंटेन्स एनर्जी, इसमें क्या चीज होती है? ठीक है, विच इट ट्रांसफर्स टू नियर बाई मीडियम।
ठीक, वो क्या करेगा, विच इट ट्रांसफर्स टू मीडियम. नाउ successive compressions and rarefaction. किसी किसी केस में कंप्रेशन और रेयरफेक्शन जनरेट होते हैं, और किसी किसी केस में क्या होते हैं, क्रस्ट और टफ. जैसे तुम रोप में करोगे तब वहां पे क्या चीज होगी, कोई कंप्रेशन थोड़ी होगा, तब वहां पे क्या चीज होगी, क्रस्ट एंड टफ होगा. रस्सी ऐसे ऐसे करो, ठीक है. आर जनरेटेड विच ट्रांसपोर्ट्स एनर्जी. वो किसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, फ्रॉम पॉइंट ऑफ ओरिजिन टू द लिसनर. पॉइंट ऑफ ओरिजिन का मतलब जहां वाइब्रेशन हो रहा है, फ्रॉम point of origin to listener. ठीक है, लिसनर तक पहुंच जाएंगे. फिर इसके बाद क्या होगा, नाउ ईयर ड्रम पिक्स अप दी सेंसेशन, उसको पिक्स अप कर लेगा. दीज सेंसेशन या कंप्रेशन और रेयरफेक्शन इन मीडियम, और फिर क्या होगा, एंड सेंड्स इट टू ब्रेन वाया ऑडिटरी नर्व्स इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स. तो इसके बाद सेंड इट टू ब्रेन किसके द्वारा भेजता है बताओ नवदीप, वाया कौन सी चीज होती है ईयर में, मान लीजिए ये ईयर मैंने बना दिया, तो वो कौन सी नर्व्स है, यहाँ तो ईयर ड्रम है ना, ईयर ड्रम के आगे ये जो कॉक्लिया है, कॉक्लिया से क्या निकल रहा है, ऑप्टिक, ये ऑडिटरी नर्व्स. सही है. बाकी इस चीज को एम्पलीफाई करने के लिए एनविल है, स्टॉक है, स्टीरअप है, वो तीन अलग अलग चीजें भी हैं, एनविल, स्टॉक और स्टीरअप. खैर वो तो हम आगे देखेंगे. असली चीज ऑडिटरी है. इस चीज को क्या कहते हैं, ऑडिटरी नर्व्स. देखो इधर, इट सेंड इट टू ब्रेन वाया ऑडिटरी नर्व्स इन फॉर्म ऑफ, बताती नहीं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स. ठीक है, ठीक है, विद्युत आवेग बोल दो, मुझे मालूम तुम्हें हिंदी बोली जाती है, अंग्रेजी विदेशियों की भाषा है, ये चीज पढ़ने नहीं पड़ती, ये फॉरेनर बहुत बड़ी पड़ती. सही. हाँ, अब पूरा करो सेंटेंस. Via auditory nerve in the form of electrical impulse. सही है. नाउ ब्रेन क्या करता है, पिक्स अप, एनालाइजेस एंड डिटेक्ट इट एज साउंड. जो हमारे कान है इसमें ऑडिटरी नर्व्स है, जो जीभ है इसमें गस्टेटरी नर्व्स है, इसमें ऑप्टिक नर्व्स है, इसमें सेंसरी नर्व्स है, और इसमें ऑल्फैक्टरी नर्व्स. नोज के अंदर क्या है, तो हम लोग और श्रवण ग्रंथियों की बात कर रहे हैं. सो वाया ऑप्टिक नर्व्स इन फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में, इलेक्ट्रिक इम्पल्स. कहां भेज देता है, ब्रेन क्या करेगा बताओ इसको, ब्रेन पिक्स अप, रिसीव करेगा, रिसीव इट, और क्या करेगा, एनालाइज इट. ये सारा जिगिशा ने लास्ट क्लास में बिल्कुल एप्रोप्रिएटली लिखा था. एंड उसको क्या करेगा, डिटेक्ट्स इट एज साउंड, और किसी ने नहीं लिखा था. अब समझ में आ गया, ऐसे लिखना है. ओके, अगला सवाल देखो.
हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय स्कूल बेल। तो ये जो स्कूल बेल है तो वो कहीं कुछ भी घंटी हो सकती है, स्कूल बेल तो टंगी हुई होती है, ऐसे बहुत बड़ी होती है। When it is hammered, इसको क्या किया जाता है, इसको इससे हैमर किया जाता है, बैंग, इससे क्या किया जाता है, बैंग किया जाता है। और कई बार इलेक्ट्रिक बेल भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि ऐसा हो। आजकल तो ऐसा घंटा बजाने वाला नहीं, वो दबा देते टन बजने लगती है। तो इसका क्या मतलब है कि वो जो तुम्हारे यहाँ पर बेल वाला जो स्क्रू का सिस्टम है वही लगा होगा, और ये ऐसे इसमें हैमर है, दोनों कुछ भी हो सकता है, और ये इलेक्ट्रिसिटी चलेगा। When hammer bangs the bowl, तो क्या होगा, इस चीज को हैमर कहते हैं, और इस चीज को क्या कहेंगे, बाउल। Then it starts vibrating. Then due to this, compression and vibrations are constituted in nearby medium. संपीड़न और विलयन जो उसके निकटतम माध्यम में प्रकट हो जाते हैं। ड्यू टू दिस, क्या होगा, वाइब्रेटरी disturbances are sets up in nearby medium, nearby medium में वो सेटअप हो जाएंगे, और फिर क्या होगा, and it propagate in all the direction। सिर्फ ये नहीं कि हमसे ये रोहित तक ही पहुंचे, it propagate spherically in all the direction। all the direction and reaches the listener। और लिसनर के पास पहुंच जाते, सबके पास पहुंचेंगे। ये ना हो स्कूल में कि 1000 बच्चे हैं, एक बच्चा कहे हमें तो सुनाई नहीं पड़ा, वो शाम तक बैठा हुआ है, क्या हमको तो घंटी ही नहीं सुनाई पड़ा, बेचारा उसके मम्मी पापा इंतजार कर रहे हैं उसको सुनाई, बोले हमारे पास सिग्नल ही नहीं पहुंचा। It reaches to listener and listener listens it, और listens और सुन लेगा। And जो ब्रेन होगा does rest of work, बाकी काम कौन कर लेगा, ब्रेन कर देगा। अगला सवाल देखिए, आपने 2 बार लिख दिया ड्यू टू दिस। लो अब क्या होगा, तो भारी गड़बड़। अगला सवाल, नवदीप, व्हाई द साउंड वेव्स आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव। ध्वनि तरंगों को आप यांत्रिक तरंगें क्यों कहते हैं, क्योंकि Because it is medium to travel। ट्रैवल, तुम बोल देते हो ट्रैवलर हो। नाउ चलो, साउंड वेव्स आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव। देखो, साउंड वेव्स आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स एज, क्यों कहा जाता है, इट नीड्स मीडियम टू ट्रेवल। इसको चलने के लिए किसकी जरूरत होती है, बुक में तो लिखा है साउंड वेव आर कैरेक्टराइज्ड बाय द मोशन ऑफ पार्टिकल्स इन द मीडियम एंड और कार्ड को अलग बात है, एंड और कार्ड तो हेंस तो नहीं लिखा है ना, एंड आर कॉल्ड मैकेनिकल, इसका डेफिनेशन नहीं। द पार्टिकल्स व्हिच नीड मीडियम टू ट्रेवल आर कॉल्ड मैकेनिकल, यही है। अगला देखो,
अगला तो हम लोगों ने कर ही दिया था, सही है। चलिए अब कुछ चीजें आपके लिए, फोर्थ कवर्ड है, डिफाइन करना है आपको। वन ऑसिलेशन, मीन पोजीशन, टाइम पीरियड, wavelength, frequency, second. Now show one oscillation in simple pendulum and one wave in three different types. In wave form. ठीक है, राइट सिंबल, यूनिट and formula of wavelength, frequency and time period. If an oscillator does 500 oscillation in 10 seconds, find frequency, time period. इतना ही सवाल करना है, चलो। सही तरीके से करोगे इसी में आ जाएगा सब। सेकंड में सिंपल पेंडुलम में एक ऑसिलेशन को दिखाओ, इधर इधर इधर, हाँ? और इसमें वन वेव दिखा दो, एक ऐसे दिखा दो, एक ऐसे दिखा दो, एक ऐसे। थ्री टाइप्स कैसे दिखाओगे, ये देखो, ये ऐसे वेव बनाओ, एक यहां से यहां तक दिखाओ वेव, एक यहां से यहां तक दिखाओ, और एक मीन पोजीशन से इस मीन पोजीशन तक दिखाओ, और या फिर अनुष्का का मेथड अपनाओ, वो यहां से यहां तक दिखाती है, जिसका सेम फेज। तुम्हें क्या पसंद है, मीन पोजीशन वाला पसंद है कि क्रेस्ट टू क्रेस्ट पसंद है कि ट्रफ टू ट्रफ? ये सभी लैम्डा है, जो मर्जी सो दिखाओ। चलो चलिए, पेपर किसको नहीं मिला अभी?